नमस्कार। कार्यक्रम गांव घर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव घर में आज विशेष करके बातचीत होगी ग्रामीण क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के योगदान के बारे में। शिक्षा एक ऐसा आधार है जो पूरे राष्ट्र, समाज, परिवार सबकी बेहतरी के लिए, सबके विकास के लिए आधार बन सकती है। हाँ, विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विकास का कोई भी पायदान हो, उसमें शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जिसमें हर रूप में वो चमत्कार दिखा सकता है, हर रूप को परिवर्तित कर सकता है बेहतरी के लिए। किस तरह से यह ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी हो रहा है और नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से कैसी है, अलग है और किन मायनों में ये बेहतर है, इन विषयों पर जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे आज के हमारे खास मेहमान के साथ। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शिक्षाविद हैं राजीव रंजन सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि नई शिक्षा नीति ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कैसी अलग जगा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिक्षा नीति की बात करते हैं हम जब भी, तो समय समय पे इसमें परिवर्तन होता रहा है। समय की ज़रूरत के अनुसार, मांग के अनुसार इसको हाईटेक किया जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है वो पुरानी शिक्षा नीति से कैसे अलग है और क्यों इसको ज़रूरत पड़ी बदलने की? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सभी को मालूम होगा कि 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई और 2020 में करीबन 34 वर्षों के बाद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो विकसित भारत का स्वप्न हम सब जी रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आवश्यकता हुई कि हम अपने शिक्षा में ऐसे परिवर्तन करें जिससे 21वीं शताब्दी के कौशल हमारे विद्यार्थियों प्राप्त करें और विश्व पटल पर अपने देश का मान बढ़ाएं, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और हमारे देश को एक अग्रणी इकोनॉमी के रूप में आगे लेकर आएं। इस सब को ध्यान में रखते हुए 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी एक विद्यार्थी को केंद्र में रख के बनाया गया शिक्षा नीति था, लेकिन यहाँ कई सारी नई चीज़ों का समावेश किया गया जिससे हमारे विद्यार्थी विश्व के अन्य विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बिहार का एक मेजॉरिटी कहा जाए तो वो परिवेश जो है वो ग्रामीण एरिया में बसता है और ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जहाँ शिक्षा को लेकर लोगों की सोच अलग है। वहाँ बच्चों को स्कूल तक लाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खास करके गर्ल चाइल्ड की बात की जाए तो उनका ड्रॉप आउट भी बहुत देखा जाता है। अगर नई शिक्षा नीति को अगर हम ध्यान में रख के बोले तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से कैसे बेहतर है? नई शिक्षा नीति के कई सारे प्रावधान हैं जो कि इसे विशिष्ट बनाता है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि करीबन 88% बिहार ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है। जो हमारे विद्यालय हैं जिनका संवर्धन किया गया पीएम श्री विद्यालय के रूप में, आज आपको मैं बता दूं कि करीबन 906 विद्यालय हैं जो पीएम श्री विद्यालय हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये पीएम श्री विद्यालय है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम की घोषणा की कि जो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का दायित्व है वो किस पे आया, और इसके लिए उन्होंने करीबन 14,500 विद्यालयों का चयन किया और कहा इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल्स बनाएंगे और ये मॉडल स्कूल समाज में उन नीतियों को आगे लेकर जाएंगे जिससे दूसरे विद्यालय भी सीख पाएंगे। इसी के तहत उनमें बहुत सारे संवर्धन किए गए, जैसे कि कक्षाओं को हाईटेक बनाया गया। आज आप किसी गांव में जाएं तो वहां देखेंगी कि जो पीएम श्री स्कूल्स हैं वहां पे डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है उनको बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। अपनी जड़ की ओर वापस आने के लिए जो बातें कही गई हैं, इन सब को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और बिहार इसमें कहीं से पीछे नहीं है। आप डेटा को देखें तो करीबन 36 जिलों में 906 विद्यालय का होना खुद में एक बड़ी बात है और ये लगातार ये संख्या बढ़ रही है। जी, ये बहुत ही सुखद और प्राउड फील करने वाला मोमेंट होता है जब हम देखते हैं कि इस तरह के परिवर्तन जो है, जो भी योजनाएं बन रही हैं, उनका असर जो है वो दिखने लगा है। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, खासकर ग्रामीण परिवेश में जो जहाँ पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी सोच होती है कि पढ़ लिख के क्या करेगा, एक वर्किंग हैंड होना चाहिए, कमाने वाला हैंड होना चाहिए। और ऐसे में शिक्षा नीति जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल तक लाने का काम कर रही है और उसके लिए बहुत नई शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है कौशल विकास पे, ताकि वो आगे चलकर शिक्षित भी हो और उनका जो रोजगार परक उनकी शिक्षा भी हो। तो इस विषय पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या खास है? ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश में अगर आप बात करें तो एनईपी ने जॉयफुल लर्निंग
के कॉन्सेप्ट को बहुत आगे बढ़ाया है। यानी विद्यार्थी जब विद्यालय आएँ तो जिस ताजगी के साथ आएँ उसी ताजगी के साथ वापस जाएँ। यानी शिक्षा अब उनके लिए एक बोझ नहीं, एक मनोरंजन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए छठी ऑनवर्ड वोकेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया कि सभी विद्यार्थी कम से कम वोकेशनल एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। कई तरह के उनके पास स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, बहुत सारे। और पीएम श्री स्कूल्स में बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट आप अगर ध्यान से देखेंगी, यानी करीबन 10 दिवस ऐसे हों जब विद्यार्थी बैग लेकर ना आए, तो करेंगे क्या? अनुभव प्राप्त करेंगे। आपके समाज में कोई कुम्हार है, पॉटर है, अगर वो आके उनको पॉटरी सिखाते हैं तो एक तो कार्य की महत्ता बढ़ी, उसके अलावा उनके अंदर स्किल आया। कोई कारपेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, यानी ये बैगलेस डेज एक अवसर है जब हम समाज में जो विभिन्न तरह के कलाकार हैं वो किस प्रकार से विद्यालय में आके अपना योगदान दे सकते हैं और बच्चों में वोकेशन के प्रति एक नई अलख जगा सकते हैं। ताकि ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा, नई तालीम जब महात्मा गांधी ने दिया था 1937 में, तो कार्य को जाति के साथ जोड़ा जाता था, उसको तोड़ने का बहुत ज़बरदस्त कार्य किया। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की नीति गठित की गई, हमारा विद्यालय बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और जो बच्चे वोकेशन में वहाँ कार्य कर रहे हैं, वहीं अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की गई, जहाँ वो हाईटेक चीज़ों को सीखते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि वो कढ़ाई, सिलाई, बुनाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी को जीवन में समावेशित कर रहा है और उनके एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। जी, आपने अभी बताया कि 6+ जो भी 6th क्लास से ऑनवर्ड्स वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही है, उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि दर्शक जन जो देख रहे होंगे वो भी जानना चाह रहे होंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है और ये कैसे उन्हें जो है एक नया आयाम देती है शिक्षा को। जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कक्षाओं में दूसरे विषय की पढ़ाई होती थी तो वो एक आइसोलेशन में होता था, एक एकाकीपन में। लेकिन आज मान लीजिए एक पाठ है रेलगाड़ी या एक पाठ है यात्रा, तो यात्रा में मैकेनिक का क्या रोल हो सकता है? जो शिक्षक है वो मिलकर एक नीति बनाएंगे और जिन तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है एक मैकेनिक को, उनके विषय में बताएंगे। यानी एक बच्चा ये भी सीख रहा है कि मैकेनिक भी एक कौशल हो सकता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आप देखें कि पाक कला की बात होती है। वहाँ बच्चे अगर पकवान बना के लेकर आएँ, आप देखेंगे आजकल विद्यालय में एक बड़ी अच्छी कंपटीशन हो रही है कि बच्चे न्यूट्रिशियस फूड लेकर आते हैं, घर से खुद बनाने का प्रयास करते हैं। छोटी उम्र के बच्चे फायरलेस कुकिंग करते हैं, बड़े उम्र के बच्चे जो नए नए पकवान हैं जिसमें पोषण ज़्यादा है। आजकल हमारा देश एक जंग लड़ रहा है जंक फूड से। भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में को घोषित करवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आज हमारे बच्चे जागरूक हैं कि मोटे अनाज का क्या महत्व है, कुपोषण से कैसे लड़ सकते हैं, अनीमिया मुक्त भारत के तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में जिस तरह की चीज़ों का समावेश किया गया, यानी खाना पकाना, बाकी जो कौशल है मैकेनिक का कार्य करना या बुक बाइंडिंग का कार्य करना या फिर कुम्हार का कार्य करना, ये सारे कार्य आपको एक कौशल देता है। इन कौशल को पाठ के साथ समावेशित किया गया, अलग से नहीं पढ़ाया गया है ताकि आपको बोझ ना लगे। यानी मनोरंजन भी और ज्ञान भी दोनों साथ साथ। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि विकास के हर आयाम को जो शिक्षा जो है वो जागृत करती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में यही किया जा रहा है, बच्चे को जिस भी फील्ड में रुचि हो वो उसकी पढ़ाई साथ साथ कर सकता है और अपने कौशल का विकास कर सकता है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसने स्कूल को भी बहुत बेहतर बनाया है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ किया गया है। जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बेहतर करने की बात कही जा रही है नई शिक्षा नीति में। वो किस तरह से हो पा रहा है और क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, क्या फिर शिक्षकों को और भी इक्विप्ड करने की बात जो होती है, क्या वाकई ऐसी नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, नई शिक्षा नीति यानी नयापन यहाँ है कि हर तरफ खुशहाली हो। इसके लिए आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे लाइब्रेरी को हाईटेक बनाया गया है, वहाँ पे टीचर्स के लिए भी बहुतायत संसाधन है। उसके अलावा कंप्यूटर की सुविधा, रिसोर्स रूम की सुविधा, साथ साथ टीचर्स के लिए जो 50 घंटे का CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में क्या घटित हो रहा है, नवाचार कहाँ से कैसे हो रहा है, उन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उसकी एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना ताकि उन कौशलों को आप बच्चों में बढ़ा सकें। इसके लिए मैंडेटरी किया जा चुका है। एक्सकर्शन पे जब शिक्षक बच्चों को लेकर जाते हैं तो उनका भी संवर्धन होता है।
साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्लासरूम बहुत डिजिटल और हाईटेक है। यानी आज हमारे टीचर पहले के अपेक्षा नहीं, अब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। चौक से अब उनके हाथ गंदे नहीं होते हैं, अपने पाठ को वो सेव कर सकते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं वो बेहतरी कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। गार्डन में जाना, अनुभवात्मक शिक्षा प्राप्त करना। पहले अगर आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा दर्शकों को, यदि फूल पत्ती के बारे में पढ़ाना होता था तो बोर्ड पे तस्वीर बनाई जाती थी, लेकिन आपके यहाँ मेडिसिनल गार्डन है और आपके यहाँ बहुत सारे उद्यान हैं, आप वहाँ जाएं, बच्चों को लेकर जाएं। यानी कहीं ना कहीं छोटा शांति निकेतन भी हर विद्यालय में पनप रहा है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई कि किस तरह से बच्चों को हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो प्रकृति हो, पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ प्रकृति हो, पाक कला हो, आज की जो टेक्निक का युग हो, उस सब चीज़ को आज नई शिक्षा नीति में समावेशित किया गया है ताकि बच्चों का जो चौतरफा विकास हो सके। गांव में एक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके देखी रही है, बच्चों के ड्रॉप आउट्स की, खास करके अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें, उसको क्या नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति जो है वो कहीं ना कहीं असर डाल रही है, उनको बच्चों को स्कूल तक लाने का काम कर रही है? जी, निश्चित तौर पे जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो एक जटिल समस्या रही है। हम अगर डेटा की बात करें तो यूडाइस प्लस के रिपोर्ट में भी हमारे यहाँ बिहार में खास करके ये एक चुनौती के रूप में है। लेकिन जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे उड़ान स्कॉलरशिप CBSE देती है, उसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं बालिकाओं के लिए, वोकेशन के साथ साथ उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा गया है और उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया गया। यानी जो 21वीं शताब्दी के कौशल हैं उन्हें प्राप्त करके वो आजीविका को शिक्षा के साथ जोड़ सकती हैं। पहले सीधे पढ़ाई करना, फिर उनकी नियति क्या होती थी, शादी कर देना, अपने घर जाएंगी। लेकिन आज स्वायत्तता की ओर, चाहे हमारा राज्य हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों ने अपनी नीतियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है कि हमारी जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना आप देख लीजिए, बच्ची जन्म लेती है, वहाँ से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारा राज्य उठाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। उसके अलावा आज आप देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बच्चे जाएं, उनको मंथली स्कॉलरशिप प्राप्त होता है ना। कन्या बचाओ, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये सारी योजनाएं कम से कम एक अलग तो जगा रही है कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि बेटी और बेटे में जो असमानता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और बेटी भी हमारे देश में वो मकाम हासिल कर सकती है जो बेटा कर रहा है। जी, तो नई शिक्षा नीति जो है कई मायने में विकास के नए आयाम खोल रही है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे होंगे, कि किस तरह से शिक्षा का अलख जगा के अपने बच्चों को स्कूल तक ला गए, वो एक समाज में एक बेहतरी का मौका दे सकते हैं। एक मैसेज दर्शकों के नाम। निश्चित तौर पे शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौशल का विकास शिक्षा से, संस्कार का विकास शिक्षा से, और इसलिए तो नारा भी दिया गया है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा जो है, किसी ने कहा है कि शिक्षा, नज़र तो सबके पास रहती है, शिक्षा एक नज़रिया देती है। और इस मैसेज के साथ मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी बातें हमसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने बहुत कुछ जाना नई शिक्षा नीति के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, वो है घरेलू नुस्खे। बहुत सी चीज़ें ऐसे हमारे घर आंगन में होती है, चाहे वो दालचीनी हो, लहसुन हो, जब आप किचन में टटोलेंगे तो वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी और उनका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है मेडिसिनल। तो आइए कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों को जानते हैं अपने अगले सेगमेंट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू फातिमा और आज मैं गांव घर कार्यक्रम में घरेलू नुस्खे के बारे में बात करने आई हूं। आज हम कुछ ऐसे मसालों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम हर दिन के भोजन में अपने खाने को स्वाद और सुगंध देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन मसालों में छिपा है सेहत का खजाना। अगर इन मसालों को सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इन मसालों से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दालचीनी के बारे में। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को कई प्रकार से बीमारियों से बचाते हैं।
जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको दालचीनी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। थायराइड में जो सूजन शरीर के अंदर में आ जाते हैं उन सूजन को कम करते हैं, और हड्डियों और मांसपेशियों में जो दर्द होता है उस दर्द को भी कम करते हैं। इसके अतिरिक्त दालचीनी जो है मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, जिससे वज़न को घटाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ हार्मोनल असंतुलन के कारण पीसीओडी की समस्या हो जाती है। तो पीसीओडी के जो पेशेंट हैं उनको दालचीनी के चाय का सेवन करना चाहिए, जिससे हार्मोन जो है वो संतुलित हो सके और पीरियड साइकिल को भी मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ दालचीनी जो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उच्च रक्तचाप और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और अगर सर्दियों में दालचीनी का सेवन गर्म दूध के साथ किया जाए तो ठंड के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए आप दालचीनी तुलसी की चाय, दालचीनी लेमन टी और दालचीनी पुदीने की चाय को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण मौजूद हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। इसके लिए ही इसको एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन B6, सेलेनियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, ब्लड शर्करा, BP। उसके अतिरिक्त जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है। लहसुन खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में जो है लहसुन को अगर शामिल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लहसुन को खाने के लिए या तो आप सलाद में या फिर रायते में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोग सब्ज़ी या फिर नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड्स बनाते हैं उसमें तो लहसुन का इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही साथ आप लहसुन की 2-4 कलियों को शहद के साथ ले सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। घरेलू नुस्खे के बाद आइए अब देखते हैं योगासन आपके लिए। योग से रहे निरोग, ये तो आपने सुना ही होगा। योग अगर हम निरंतर करते हैं और नियम से करते हैं तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं योग आपके लिए। नमस्कार। योगासन आपके लिए में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं पतंजलि के योग आचार्य शशिधर जी। तो चलिए शशिधर जी, आज जैसा कि आज हम लोग योग के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हमारे दर्शकों को आप योग के बारे में क्या क्या बता रहे हो और क्या क्या दिखाना चाह रहे हो उन्हें? आज की जीवन शैली, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हर घर में लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। तो हम लोग आज इसी समस्या के निदान के लिए हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जो आप करके दिखाएंगी दर्शकों को, और उस आसनों को करने से हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। अब धीरे से हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। मरकट आसन, पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को आपस में सटा करके मोड़ लेंगे। एड़ी और घुटना आपस में सटा हो और दोनों हाथों को कंधे के सामने फैला देंगे, इस तरीके से। अब धीरे धीरे दोनों पैर को एक साथ बाएं दिशा में ज़मीन पर झुकाएंगे और गर्दन दूसरी दिशा में। कुछ देर तक इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को बीच में ले आएंगे और गर्दन भी बीच में। मरकट आसन का पहला पोज। फिर धीरे धीरे पैर को दूसरी दिशा में ले जाएंगे और गर्दन उसके विपरीत दिशा में। अगर पैर दाहिने दिशा में है तो गर्दन को बाएं दिशा में ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे पैर को मोड़ करके बीच में ले आएंगे। ये है मरकट आसन का पहला पोज। मरकट आसन करने से रीढ़ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, कमर दर्द, पीठ के दर्द में अत्यंत लाभकारी मरकट आसन। अब इसी मरकट आसन का दूसरा पोज, दोनों पैरों के बीच में फासला, 1 फीट का फासला रखेंगे और दोनों पैरों को, फिर बाएं पैर को ज़मीन पे झुकाएंगे और दाहिने पैर को उसके ऊपर लाएंगे। बाएं पैर के एड़ी पे दाहिने पैर का घुटना और गर्दन दूसरी दिशा में। मरकट आसन का दूसरा पोज। धीरे धीरे फिर से बीच में आ जाएंगे, फिर दूसरी दिशा में। ये मरकट आसन का दूसरा पोज।
फिर से बीच में आ जाएंगे, फिर दूसरे दिशा में धीरे धीरे करके फिर से बीच में आएंगे, फिर राइट, गर्दन अपोजिट, फिर से धीरे धीरे बीच में। पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथों को कमर के बीच में ले आएंगे। अब हम लोग दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पवन मुक्तासन। एक पैर को मोड़ेंगे और उसको पेट को दबाएंगे, नाक को कोशिश करेंगे कि घुटने में सट जाए। पवन मुक्तासन का पहला पोज। जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को ना उठाएंगे, सावधानी यही रखनी है। पवन मुक्तासन जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पवन, अगर कहीं भी शरीर में वायु है तो उस वायु का निष्कासन होगा इस आसन को करने से। फिर दूसरे पैर से कर लेंगे, बाएं पैर से, फिर दाहिने पैर से। इसका नियमित अभ्यास करने से गैस, कब्ज और एसिडिटी में बहुत ही लाभ होता है। फिर दोनों पैर को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों पैर को एक साथ दबाएंगे। गर्दन और नाक को कोशिश करेंगे घुटने में सटे। फिर से धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व अवस्था में। पैरों को सीधा कर लेंगे। अगर ये 4 आसन का भी अभ्यास अगर कर लेते हैं तो कमर दर्द, पीठ दर्द और कंधे के दर्द से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। अगर है तो ठीक हो जाएगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा आगे भी। अब हम लोग धीरे धीरे बाएं करवट लेकर के आराम से फिर से बैठ जाएंगे। तो आप भी अपने जीवन में अगर निरोगी रहना चाहते हैं और लंबे समय के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग से और ध्यान से ज़रूर जुड़िए। तो आज के योगासन आपके लिए के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। योगासन आपके लिए के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और अब लेते हैं आनंद एक लोकगीत का। ये बहुत ही प्यारा लोकगीत बस आपके लिए। अरे गोरी के धानी हो गोरी के धानी चुनारा लहरा रे लगोरी के धानी चुनारा लहरा रे लगोरी के धानी चुनारा लहरा रे लगोरी के धानी। उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया। और मन के अमरैया में फुलवा फुलाए लगोरी मन के अमरैया में फुलवा फुलाए लगोरी के धानी चुनारा लहराए लगोरी के धानी चुनारा लहराए लगोरी के धानी। कोयलिया जगावे प्रीतिया, पापी कोयलिया जगावे प्रीतिया, रही रही उनकी
जरे अधीरतिया चिहुकी जिया जरे अधीरतिया चैती महीनवा में जियरा घबराए लगोरी के धाम अरे चैती महीनवा में जिया घबराए लगोरी के धानी सुनरा लहराए लगोरी के धानी सुनरा लहराए लगोरी के धानी। दर्शकों, गांव घर में आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर एक ऐसे ही विषय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।